एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का आईपीओ आ रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट एनबीएफसी आईपीओ ऑफ इंडिया ये हो सकता है। तो दोस्तों क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसे अवॉइड करें? तो वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईपीओ का पूरा एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आईपीओ की हाईलाइट के बारे में। तो ये आईपीओ जो है वो इश्यू साइज इसका 12,500 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इश्यू साइज 2,500 करोड़ है, बाकी का 10,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। और वही प्रमोटर इसका एचडीएफसी बैंक है, तो वही ऑफर फॉर सेल कर रहा है, बेच के मतलब निकलने वाली बात ही बोलो आप। प्राइस बैंड दोस्तों, प्राइस बैंड की बात करें तो कुछ 700 से 740 का प्राइस बैंड रखा हुआ है, मतलब 700 से 740 का प्राइस बैंड हमें पर शेयर देखने को मिलेगा। और लॉट साइज की अगर बात करूं तो एक लॉट में 20 शेयर होंगे, मतलब 20 शेयर्स का एक लॉट होगा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अगर हमारी होगी तो 14,000 की होगी। पर यहाँ पे अगर हमें आईपीओ का अलॉटमेंट चाहिए तो हमें अपर बैंड पे ही अप्लाई करना होता है। मतलब अगर हम 740 पे बिड लगाएंगे 20 शेयर्स की, तो एक लॉट का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 14,800 का। और कुछ हम आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में बात करें तो जो एंकर इन्वेस्टर है उन लोगों के लिए आईपीओ के अप्लाई की डेट जो है वो 24 जून रखी गई है। और बाकी रिटेलर्स के लिए और बाकी जो मेन आईपीओ की जो टाइमलाइन है वो 25 जून से लेकर 27 जून तक चलने वाली, मतलब 25, 26 और 27 3 दिन तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। और इसका जो रिफंड हमें मिलेगा अगर आईपीओ अप्लाई नहीं हुआ तो ऑब्वियसली रिफंड मिलेगा वो 1 जुलाई को मिलेगा। और अगर आईपीओ अप्लाई हो गया, होपफुली अलॉट हो गया, तो जो 1 जुलाई है, 1 जुलाई के दिन हमारे डीमेट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और लिस्टिंग कब होगा? लिस्टिंग इसका 2 तारीख को होगा, एनएससी और बीएससी दोनों पे ये लिस्ट होने वाला है 2 जुलाई को। अब दोस्तों आगे बात करें कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो दोस्तों उसका सेगमेंट सिक्योर और अनसिक्योर्ड लोन देने का है। और ये एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है। ब्रांच की बात करें तो इसके पास तगड़ा ब्रांच का नेटवर्क है, ऑलमोस्ट सारे सिटीज में ये अवेलेबल है। और रिटेल फोकस है दोस्तों, ये एनबीएफसी लोन ऑफर करती है रिटेल फोकस, मतलब कि गोल्ड लोन देती है, ऑटो लोन देती है, ऐसे सारे जो बोलते हैं ना सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स, ये एनबीएफसी देती है। मतलब अनसिक्योर्ड लोन्स यानी कि जो लोन्स होते हैं विदाउट कोलेटरल, ये एनबीएफसी का काम वो देना भी है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर मैंने FY24 का और FY25 का डेटा लिया है और उसको कंपेयर किया। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो लोन बुक, जैसे कि हमने देखा एनबीएफसी का मेन बिजनेस होता है लोन का। जैसे जितना ज्यादा लोन उतना ज्यादा उसका बिजनेस। तो लोन जो है लोन बुक इसके पास FY24 में 86,000 करोड़ की थी, जो बढ़ के 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का हो गया FY25 में। मतलब ईयर ऑन ईयर चेंज की हम बात करें तो कुछ 19% इंक्रीज हुआ है। और जिसका सीधा सीधा असर हमें रेवेन्यू पे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है। रेवेन्यू भी जो था वो FY24 की कंपैरिजन में FY25 का रेवेन्यू 15% ईयर ऑन ईयर चेंज हुआ है। मतलब अगर लोन का बिजनेस बढ़ा, बिजनेस ग्रो किया, तो रेवेन्यू भी ग्रो किया। और इंटरेस्ट का जो इनकम है उसकी बात करें तो FY24 के कंपैरिजन में FY25 में 24% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। मतलब सीधी सी बात है, जितना ज्यादा लोन दिया तो उतना ज्यादा इंटरेस्ट का इनकम भी बढ़ेगा। पर यहाँ पे हैरान कर देने वाली बात यह है कि डिस्पाइट ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेवेन्यू बढ़ा, फिर भी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो FY24 की कंपैरिजन में FY25 में 11% डिक्रीज हुआ है। मतलब ये क्यों हुआ दोस्तों? रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लोन्स भी ज्यादा दिए, तो प्रॉफिट तो ज्यादा होना चाहिए ना, पर यहाँ पे हमें प्रॉफिट डिक्रीज होता हुआ देखने को मिला। मतलब मिक्स सिग्नल दिया है इसने। तो ये क्यों हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जो इसका एसेट क्वालिटी जो है खराब हुआ। एसेट क्वालिटी मतलब जो इसका एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब सीधा सीधा बोले तो बैड लोन्स, जो जितनी भी लोन दिए थे बैड लोन्स जितने थे, वो बैड लोन्स के परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ देखा है। मतलब जो जो भी लोग जिसे भी लोन दे रहा है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस, उसमें से जितने लोग रीपे नहीं कर पा रहे वो बैड लोन्स बनते जा रहे हैं। मतलब जो बैड लोन्स है उसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा देख सकते हो जो FY24 में एनपीए था वो 1.9% के आसपास था, जो कि इंक्रीज होकर FY25 में कितना हुआ? 2.26%। मतलब एनपीए इंक्रीज हुआ। और स्टेज 3 एनपीए चल रहा है अभी। प्रोविजन भी दोस्तों, प्रोविजन यानी एक सेफ्टी फंड, इंश्योरेंस अमाउंट मान लो बैड लोन्स के सामने बैंक जो है वो एक बैंक और एनबीएफसी हो गया, वो ये सब प्रोविजन फंड जमा करके रखते हैं, एक सेफ्टी फंड, जो अगर इनकेस बहुत ही ज्यादा एनपीए बढ़ जाए तो एनपीए को ये सेफ्टी फंड में से भरपाई कर सके। तो यहाँ पे हमने देखा FY24 के कंपेरिजन में FY25 में प्रोविजन भी डिक्रीज हुआ है। तो ये दोस्तों कुछ रिस्क फैक्टर जो है वो सामने आए हैं कि जो प्रोविजन कवरेज है वो लो हुआ है, मतलब प्रोविजन कम हुआ है। और उसके सामने एनपीए जो है वो स्टेज 3 एनपीए चल रहा है, मतलब एनपीए जो है वो इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे हाई अनसिक्योर्ड एक्सपोजर हुआ है, मतलब जो अनसिक्योर्ड लोन जो बैंक और एनबीएफसी दे रहा है, जो लोन विदाउट कोलेटरल जो लोन है वो हाई देखने को मिली है हमें। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है एनबीएफसी के लिए कि बिना कोलेटरल का लोन देना। तो दोस्तों अभी आगे बात करते हैं कुछ वैल्यूएशन और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो इसका जो अभी जीएमपी चल रहा है वो इस वक्त करीब 83 रुपीज पर शेयर का जीएमपी चल रहा है।
मतलब अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो जो आईपीओ प्राइस है उसमें अगर हम जीएमपी मिला दे तो कुछ 823 रुपीज का हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट प्रीमियम। और वैल्यूएशन की दोस्तों अगर बात करें तो वैल्यूएशन एट आईपीओ के टाइम पे अगर वैल्यूएशन देखोगे तो कुछ 68,000 करोड़ की वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। और अनलिस्टेड मार्केट में भी ये अवेलेबल है दोस्तों। तो अनलिस्टेड मार्केट की अगर मैं बात करूं तो अनलिस्टेड मार्केट में इस शेयर को 1200 से 1300 रुपीज पर शेयर की प्राइस पे देखा गया है। मतलब जीएमपी को मिला के जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की प्राइस है वो अनलिस्टेड की वैल्यूएशन से हमें कम देखने को मिल रही है। आगे दोस्तों बात करें तो कुछ इनसाइट्स है, कुछ प्रोस है, कुछ कॉन्स है। प्रोस में जैसा कि हमने देखा कि ये एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को एचडीएफसी बैंक का पूरा सपोर्ट है, मतलब उसकी सब्सिडरी है। तो एचडीएफसी बैंक तो आप लोग जानते हो कि वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है और रिटेल जो लैंडिंग है उसमें लीडरशिप पोजीशन पे है ये अभी। और इसके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांच का नेटवर्क है, ऑलमोस्ट सारे सिटीज में अवेलेबल है। कॉन्स की हमने बात की तो रेवेन्यू तो बढ़ा, फिर भी इसका प्रॉफिट जो है वो कम होता हुआ दिखा है और एसेट क्वालिटी भी खराब होती हुई दिख रही है। मतलब एनपीए जो इसके बढ़ चुके हैं और जो लिस्टिंग गेन भी जो हमें देखने को मिल रहा है वो इतना हमें अकॉर्डिंग टू जीएमपी इतना ज्यादा लिस्टिंग गेन भी नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीएमपी के हिसाब से ऑलमोस्ट 10 से लेकर 15% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है जीएमपी के हिसाब से, जो फिलहाल का हाल का जो जीएमपी चल रहा है उसके हिसाब से। और तो दोस्तों ये था हमारा आईपीओ का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।